4 दिन का लेक्चर हुआ है, ये 5वां दिन का लेक्चर है ना, ठीक। परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। सबसे पहले हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ। तुम लोग बाबू, तुम लोग कहाँ गए नए बच्चे सब? तुम ही दोनों ना, मोबाइल है तुम लोगों के पास? स्मार्टफोन है? ठीक है, तुम्हारे पास है बाबू? हाँ, भैया वाला तो होगा ही, ठीक है। तुम लोगों को इस चैप्टर का लेक्चर जो छूट गया है वो पूरा मिल जाएगा। कोई नहीं आए हैं, जैसे घर में बैठ के मन नहीं लग रहा है तो सर हम आ गए, यहाँ पे आके बैठे, दोस्त लोग से मिलने आ गए, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ी ना फॉर्मेलिटी है कि लिखना जरूरी है। बैठो आराम से, देखो कंटेंट को, सवाल कर सकती हो, लिखना उखना जरूरी नहीं है। क्या होगा ना, जब दो टीचर का जब कॉपी बनेगा ना, तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन, तुमको दिक्कत होगा, तुमको परेशानी होगा। बढ़े बाबू आगे। अब परमाणु संख्या के बारे में कल हम बहुत रिकॉर्डिंग ऑन की, हाँ। परमाणु संख्या के बारे में कल हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे कि कई बार परमाणु संख्या जो हम लोग लोअर क्लास में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, कि परमाणु संख्या इज इक्वल टू नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, यस बाबू, इज इक्वल इलेक्ट्रॉन की संख्या। करते हैं ना, सही है ना? लेकिन ये जवाब इनकम्प्लीट है, अधूरा जवाब है ये, कभी ऐसा नहीं होगा। अगर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आप परमाणु संख्या डिफाइन करें तो क्या होगा? देखो ध्यान से बाबू, हम इस तरफ बता देते हैं। सोडियम परमाणु संख्या कितना होता है? 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 8 1 पर है। फिलहाल ऐसे समझें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाद में हम लोग ऑफ बाउ प्रिंसिपल पर जाएंगे तो अच्छे से वहां पर हम लोग बात कर लेंगे। ये हो गया सोडियम का। अब हम इसमें बोलेंगे इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। तो सोडियम का जब तुम तस्वीर बनाओगे, सोडियम नाभिक का बनाओगे, तो बीच में न्यूक्लियस होता है। कौन बताए, कौन बताए न्यूक्लियस के बारे में? कौन बताए? रदरफोर्ड। कब बताए? 1911 में, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस में देखो, इसकी परमाणु संख्या कितनी है बाबू? 11। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11। कोई दिक्कत? अब ये 11 है तो पहली कक्षा इलेक्ट्रॉन कितनी होंगी? ये इलेक्ट्रॉन है, क्लास 10th पढ़ करके आए हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा वाला पढ़े होगे तुम लोग, टीचर पढ़ाए होंगे आप लोगों को। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखो 2 2 4 6 10 और 1 11। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी वाले में 1, है ना? ये ऑफ बाउ के प्रिंसिपल से, और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही निकलता है। ये आप लोग 10th में पढ़े होगे, पढ़ाया गया होगा, भले अभी ध्यान ना हो, बट हम लोग रिवीजन कर लेंगे। और ये वाला वो ओल्ड मेथड वाला है, वो जो तरीका जो पुराना वाला है। 18 तक ये सही निकल पाता है, 18 के बाद नहीं, आर्गन के बाद गड़बड़ाएगा ये मामला, गड़बड़ाएगा ही गड़बड़ाएगा। समझ में आ रही है बात? अब इसको सजाएं अगर, तो पहली कक्षा में क्या बता रहा है ये देखो, यहां से भी और यहां से भी देख लो। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाया पहली कक्षा, और पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 1 1, 2 हो गए। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, ये लगाया दूसरा कक्षा, और यहां है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 1 बन गया। ये किसका बना दिया है? सोडियम का। तो यहां पर आप बोलेंगे सर प्रोटॉन की संख्या देखिए 11 है, और सर देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या भी टोटल काउंट कीजिए 11 है, तो परमाणु संख्या 11 होती ही है। मिल गया परमाणु संख्या का परिभाषा। यही चीज अगर सोडियम आयन बन गया, Na+, कितने प्लस लगे हुए हैं? 1 प्लस। कब लगता है? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यानी ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन का जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, उसका क्या कर देगा? त्याग। तो अब ये क्या बन जाएगा? 2,8। फिर से अगर इसका तुम रचना बनाओगे तो बीच में देखो प्रोटॉन की संख्या, कितनी होगी इसमें? 11। नाभिक में न्यूट्रॉन भी है, बट द्रव्यमान से हमको अभी कोई मतलब नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में उत्तेजित होकर के, एनर्जी बहुत ज्यादा उसको दिया गया, उत्तेजित होकर वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़ करके बाहर। हम लोग बात किए थे बाबू ये भी कल, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दीजिएगा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी निचली कक्षा से अगली वाली कक्षा में बार बार बढ़ता चला जाएगा। एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन आगे जाता है, पीछे नहीं आता। और पीछे क्या आएगा तो उसका मतलब क्या? वो एनर्जी को निकालेगा, उत्सर्जित करेगा, जो स्पेक्ट्रम के बारे में बात किए थे। है ध्यान ये सब चीजें? ठीक। तो वो इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब बताओ ये वाला काम कर रहा है बाबू?
प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, परमाणु संख्या डिफाइन हो पा रही है? तो ये जो लाइन आप लिखे हो इसमें कुछ ना कुछ तो त्रुटि है ना त्रुटि। इसलिए जब परिभाषा हम लोग लिखते हैं ना, परिभाषा लिखते हैं तो या तो ऐसे लिखेंगे और नहीं तो लिखेंगे परमाणु संख्या इज इक्वल टू उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्यों लिख रहे हैं उदासीन? उदासीन का मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होगा, ना तो प्लस ना तो माइनस। तो उदासीन परमाणु, आपको उदासीन या विलगित बोल सकते हैं। विलगित का मतलब होता है जो बिल्कुल अलग थलग हो, आइसोलेट हो। इंग्लिश में विलगित को कौन सा वर्ड बोला जाता है? आइसोलेट हो जाना, जो एकदम आइसोलेट हो। ये सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों किया? जरूर इसके बगल में क्लोरीन आ गया होगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि NaCl बन सके, नमक बन सके। सही है ना? तो इस सोडियम को एकदम विलगित कर दो, आइसोलेट कर दो, अलग थलग कर दो, तब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा। अब आ रहा बात समझ में? अब क्या होगा? अब हम कह सकते हैं कि सर परमाणु संख्या जो एटॉमिक नंबर होता है वो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या हो सकती है, जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी ही परमाणु संख्या होगी। या फिर सर कोई ऐसा परमाणु हो जो उदासीन हो, जैसे ये उदासीन परमाणु हो, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8, 2, 10 और 1, 11, वही उसकी परमाणु संख्या होगी। देख रहे हो बात को? तो क्या हम बोले परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या? नहीं सर। अगर हमको बोलना है बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हमको बोलना पड़ेगा उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऐसे वर्ड बोलना पड़ेगा, तो ये सही लगेगा जवाब। और हां, परमाणु संख्या को सूचित किससे करते हैं भाई? Z से। तो Z बराबर P+ हो सकता है। P+ का मतलब प्रोटॉन की संख्या। जनरली आप ऐसे ही रखिए, मेरा पर्सनली ऐसा बिलीफ है कि इलेक्ट्रॉन पे मत ही जाओ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो सकता है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है? कभी त्याग कभी ग्रहण, कभी त्याग कभी ग्रहण हो सकता है। बोलने के क्रम में या किसी थर्ड पार्टी को तुम समझा रहे हो उसके क्रम में हमसे या तुमसे मिस्टेक हो जाए, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन प्रोटॉन वाला कॉन्सेप्ट कभी नहीं होगा। प्रोटॉन नहीं भागते। क्यों नहीं भागते बाबू? प्रोटॉन अभी इलेक्ट्रॉन घट गया ना, प्रोटॉन क्यों नहीं घटे? इसके नाभिक है इसलिए। तो तुम बताओ बाबू, प्रोटॉन क्यों नहीं घट गए? तो हम गेट खोल देते हैं, खोल दे गेट। प्रोटॉन स्थिरांक होता है। तुम बताओ प्रियांशु, नहीं मालूम? तुम बाबू? कोई आवेश नहीं होता प्रोटॉन पे। ये देखो चिल्ला रहा आवेश, गौर से देखिए, ये क्या है? प्लस आवेश भी है, सब तो सामने में है बाबू। तुम बताओ बाबू, इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्रोटॉन क्यों नहीं निकला? तुम जानती हो? तुम जानती हो? तुम क्या बाबू? हाँ, इलेक्ट्रॉन से 1838 गुना ज्यादा भारी होता है। कौन? प्रोटॉन। इसलिए प्रोटॉन नाभिक से नहीं निकलते, या अस्थायित्व दर्शाते हैं, स्थिरता दर्शाते हैं। देखो यार कितना खराब बात है ना। ये कब बात हुई थी? वो जब इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कर रहे थे ना, तब बात हुआ था। और हम ये बताए थे कि कहीं पर आप देखिएगा ये 1837 लिखा रहेगा और लगभग में अप्रोक्सीमेशन में ये 1838 भी लिखा हुआ हो सकता है। गलत बात है, एकदम गलत बात है। चलो लिखो एटॉमिक नंबर में, लिखिएगा किसी तत्व के, लिखिएगा बाबू, किसी तत्व के परमाणु के, फिर से बोल रहे हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में मौजूद, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या इंग्लिश में बाबू एटॉमिक नंबर, यहां लिख दिया है एटॉमिक नंबर कहते हैं। परमाणु संख्या
ब्रैकेट में लिखिएगा एटॉमिक नंबर कहते हैं। हो गया बाबू। अब नीचे आ जाइए, ये वाला लिख लीजिएगा, ये जो लाइन है, एक ये लाइन और लास्ट में ये फाइनल है, और आप लोग इसी पर ज्यादा फोकस रहिएगा, ठीक है, कि Z बराबर P प्लस की संख्या, परमाणु संख्या बराबर प्रोटोनों की संख्या। आपको ये तीनों बात नोट करना है। लेकिन अब आगे बढ़े, एक काम, अब बताओ इसमें किसको किसको दिक्कत है समझने में। अब कोई भी एलिमेंट का हम नाम लेंगे, जैसे सोडियम तो हो गया भाई, इसको हटाओ बार बार एक ही क्यों। क्लोरीन यहां पर 17 और यहां पर 35, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोरीन यहां पर 17 और यहां पर 35। ये जो है ये किसको बता रहा होता है? यस, यही बता रहा है प्रोटॉन की संख्या। और यही किसको बता रहा है बाबू? समझ गए ना, Z का मतलब एटॉमिक नंबर। मुश्किल काम। और ये जो ऊपर में रखा हुआ है ना, ये बताता है किसको? एटॉमिक मास के। सही है, अभी बात करेंगे। नहीं सॉरी, एटॉमिक मास को बताता है, नंबर नहीं। हम यहां लिखवा देते हैं आपको, लिख लो बाबू इसको भी। एटॉमिक मास यानी परमाणविक द्रव्यमान। फिर डैश दे दो, वैसे ही हम इसको मिटा देते भाई, नंबर नहीं है ये। मास का मतलब क्या है? द्रव्यमान है ना, मास का मतलब द्रव्यमान होता है, इसलिए। बाबू कोई भी तुम एगो तत्व अगर ऐसे उठा लो, कोई भी एगो तत्व उठा लो, सभी तत्व में तुमको क्या क्या चीज दिखता है? कोई भी तत्व में एक हमको दिखेगा क्या? परमाणु। किसी भी तत्व में हमको जो चीज दिखेगा परमाणु, और उस परमाणु के 3 मौलिक कण जो अस्थायी होते हैं वो आपको दिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ये 3 तो हमको दिखेंगे ही दिखेंगे। इन तीनों के द्रव्यमानों को अगर हम जोड़ दें तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। ध्यान से, किसी भी तत्व के परमाणु में 3 अस्थायी कण होते हैं, शुरू लेक्चर में किया था। एक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, दूसरे होते हैं प्रोटॉन, तीसरे होते हैं न्यूट्रॉन। कल हम लोग बात किया था 1932 जेम्स चैडविक जो न्यूट्रॉन का खोज किए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक जैसा होता है। कितना होता है बाबू? हम भूलेंगे, हमको याद नहीं रहेगा ये सब। वो तुमको याद रखना है कि द्रव्यमान कितना होता है, आंकड़ा हमको याद नहीं रहेगा। समझ गया ना? तो तुमको एकदम तैयार रहना है। तो ये हो गया किसका द्रव्यमान? मास ऑफ प्रोटॉन यही है, मास ऑफ न्यूट्रॉन यही है। लगभग बोला गया ना बाबू? ये दोनों का द्रव्यमान हो गया। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम माना गया। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान? बोलो, कस के बोलो, खाली झूठ कम है। हाँ, 0 वो तो आवेश है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलोम लगा हुआ है। कुलोम तो आवेश है ना। 9.1 गुने 10⁻⁻31 kg। इसको हम लोग किसमें बदलेंगे? ग्राम में। तो कितना हो जाएगा? किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से गुना करते हैं। और जब 1000 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। समझ गए? तो एक तत्व का परमाणु ओपन किया, उसके परमाणु के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उन सब का द्रव्यमान निकालो, जितने भी प्रोटॉन होंगे सबका द्रव्यमान निकालो, और जितने भी न्यूट्रॉन होंगे सभी का द्रव्यमान निकाल लो। सभी को जोड़ दो तो जो वैल्यू आपको मिलेगा वो है परमाणविक द्रव्यमान। इसलिए परमाणविक द्रव्यमान जब हम लोग निकालेंगे तो क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अननेसेसरी है, यहां पर जरूरत नहीं है फिलहाल। सही है क्या? तीनों का द्रव्यमान हम लोग बारी बारी से अगर निकाल लेंगे तो हमको मिल जाएगा वैल्यू। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देख लो बहुत ज्यादा होता है क्या? -28 है बाबू, नहीं 9.1 को 1 पर 28 जीरो से भाग लगाओ तो वैल्यू बहुत ही ज्यादा
छोटा मिलेगा, बहुत ही कम। इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को लगभग नगण्य मान लिया जाता है। तो अगर हमसे अब पूछेगा कोई कि बताओ एटॉमिक मास, हम डायरेक्टली इतना बोल सकते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, संख्या नहीं बोल रहे हैं, द्रव्यमान, प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग नगण्य मान लिया जाता है। नगण्य का मतलब अप्रोक्सीमेटली शून्य के बराबर, ठीक है ना। लिखिएगा, लिखोगे किसी तत्व के परमाणु में, ये लिख लिए थे बाबू ये वाला लाइन एटॉमिक, ठीक, लिखोगे तब किसी तत्व के परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु में 3 मौलिक कण मौजूद होते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 3 मौलिक कण मौजूद होते हैं। 3 मौलिक कण मौजूद होते हैं जो क्रमशः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, पूर्ण विराम। इनके द्रव्यमानों के योगफल को, पूर्ण विराम के बाद, इनके द्रव्यमानों के योगफल को, इनके द्रव्यमानों के योगफल को द्रव्यमान पर, सॉरी, योगफल को परमाण्विक द्रव्यमान कहते हैं, सॉरी, परमाण्विक द्रव्यमान कहते हैं। पूर्ण विराम। अब आप ये लिख लीजिएगा, परमाण्विक द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये वाला। परमाण्विक द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। सही है। अब आगे तुम एक बात और लिख सकते हो कि क्योंकि, आगे लिखिएगा बाबू इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, नगण्य होता है, अतः ये वाला लाइन, एटॉमिक मास, अतः एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। सही है, समझ में आया बात? अच्छा, 2 बातें तो हो गई। ध्यान रखना बाबू, यहां पर आप द्रव्यमान निकाल रहे थे, अब इसका मतलब यह होगा कि एक एटम है, एक परमाणु है, एक परमाणु है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन है। बताओ ये कैसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं? हाइड्रोजन परमाणु के बारे में बात हो रहा है, सही है ना? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है, परमाणु संख्या कितनी होती है उसकी? 1। अब एक परमाणु संख्या का मतलब क्या? देखो परमाणु संख्या के बारे में हम कितना स्पष्ट बताया। प्रोटॉन पे चले जाओ सीधा, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई इसके पास? 1। तो इसके पास हो गया 1 प्रोटॉन, किसके पास? हाइड्रोजन के पास। और जितनी देखो अगर ये उदासीन है तो जितना परमाणु संख्या
मतलब जितना प्रोटॉन की संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसके नाभिक के पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा? सही हो गया। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान संख्या भी। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान बराबर, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं ना इसके पास। तो इन सिंपल सा बात है कि एक परमाणु जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान बताएं। देखो, द्रव्यमान संख्या नहीं, उसका द्रव्यमान बताएं। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन ही है, तो द्रव्यमान हो जाएगा एक प्रोटॉन का प्लस एक इलेक्ट्रॉन का, यही होगा ना। अगर हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य मान ले, अप्रोक्सीमेटली शून्य, लगभग जीरो के बराबर मान लें, तो इसका द्रव्यमान क्या निकलेगा? 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस का 24 ग्राम, यही निकलेगा ना। क्यों ये निकला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या मान लिया गया अप्रोक्सीमेटली? थोड़ा देर पहले मैं आपको ये वाला थ्योरी में बताया ना कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है, जब कम वैल्यू रहे ना बाबू। पता नहीं तुम्हारे बैच में या किसी और बैच में बोले थे वो जो पैसा कम होने वाला बात तुम्ही लोग को तो लगता कल बोल रहे थे कि आर इज मच ग्रेटर देन ए हो जाए तो आर माइनस ए का वैल्यू क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि आर बहुत बड़ा वैल्यू है। उस बड़े से बड़े वैल्यू में छोटा से छोटा वैल्यू घटा दो तो क्या करते हैं हम? कल बोल रहे थे 10 करोड़ रुपया हो, उसमें से एक का सिक्का निकाल लें तो बोलेंगे 10 करोड़ में एक कम हो गया, 1 रुपया कम हो गया, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, अभी भी वो 10 करोड़ ही कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही बात आपको बताया गया। इलेक्ट्रॉन इतना कम है जिसको काउंट नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो नहीं किया काउंट, क्या करके दिमाग खराब करेंगे? हम सिर्फ प्रोटॉन का द्रव्यमान देखेंगे। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? यही है ना, तो वही लिख दिया। देखो ये द्रव्यमान हुआ बाबू। और अब हम लोग लिखेंगे द्रव्यमान संख्या। अगला हेडिंग लगाओ, तीसरा। अभी और कॉन्सेप्ट साफ हो जाएगा। मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, सही है। अब मास नंबर देखो बाबू, इसका क्या होता है मास नंबर? कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु, एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं, हम ले लिया ये हीलियम का परमाणु। हीलियम जिसका परमाणु संख्या कितना होता है और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4। अब इसके नाभिक को अगर तुम देखोगे, इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 2। तो इसके पास हो गया 2 प्रोटॉन, सही है बाबू। अब क्योंकि इसका वजन कितना है, वजन बोलते हैं, इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? 4। तो द्रव्यमान संख्या 4 होने का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल योगफल। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल योगफल का मतलब प्रोटॉनों की कुल संख्या और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। तो अगर प्रोटॉन की संख्या 2 है तो न्यूट्रॉन कितने रहे होंगे? 2, तब ना 4 बना है। तो इसके पास कितने न्यूट्रॉन हो गए? 2 न्यूट्रॉन। ये हो गए इसके पास टोटल 4। परमाणु संख्या है अगर इसकी 2 और ये अगर विलगित है, आयनित नहीं है, तो इसकी परमाणु संख्या 2 होगी। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। नाभिक के बाद जो पहला घर है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब पढ़ेंगे तो वहां ये कॉन्सेप्ट साफ हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अभी अगर हमसे कोई पूछा कि बताओ इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा, तो तुम्हारा जवाब होगा कि सर एटॉमिक मास के लिए ए से सूचित करते हैं और उसमें होता है प्रोटॉनों की कुल संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 2 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। टोटल कितने हो गए? 4। ये क्या निकला? द्रव्यमान संख्या। अब बोलेगा बताओ द्रव्यमान कितना हुआ? तो द्रव्यमान करेंगे, क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो 4 को गुना कर देंगे सीधा 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 24। क्यों किए गुना? ताकि हमको परमाणु द्रव्यमान मिल सके। परमाणु द्रव्यमान अलग चीज हुआ, सही है, और द्रव्यमान संख्या अलग चीज हुआ। नहीं समझ में आ रहा है बात? सर्फ का पैकेट मार्केट में लेने जाते हो, तुम 4 पैकेट सर्फ लाते हो तो वो संख्या ही हुआ ना 4, सही है। और हर पैकेट का वजन अगर आधा किलो हो तो 4 पैकेट का वजन कितना होगा? तो 4 गुने 500 ग्राम करोगे ना,
तो कितना निकल कर आया बाबू? 2 किलो। ये क्या हो गया? सही बोल रहे हैं? अब कुछ पल्ले पड़ा, दिमाग में गया? तो द्रव्यमान संख्या अलग चीज है, द्रव्यमान संख्या अलग चीज है, और परमाणु द्रव्यमान अलग चीज है। यहां पर हम लोग परमाणु द्रव्यमान में हम लोग प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान रख करके जोड़ते हैं सभी वैल्यू को। तो यहां पर सर 4 क्यों किए? क्योंकि हम पढ़े हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग एक समान होता है। लिखवा है ना ये बात? अगर लगभग एक समान है तो 1.67 गुने 10 पर पावर -24 जो प्रोटॉन का होगा, या देखो लिख तो दिए हैं, न्यूट्रॉन का जो होगा वही मास ऑफ प्रोटॉन है, दोनों का बराबर है। तो 4 हो गए ना संख्या के रूप में, तो 4 हैं तो 4 से हम मल्टीपल लगा दिए। किसको? द्रव्यमान को। कहा जा सकता है सर, अगर हमसे पूछा बताओ मास नंबर, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालोगे? सर द्रव्यमान संख्या A बराबर होता है P प्लस की संख्या, मतलब प्रोटॉन की संख्या, और प्लस दूसरा कौन है? न्यूट्रॉन, N0 की संख्या। यानी जो प्रोटॉन की संख्या और जो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगी, दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो टोटल क्या मिल जाएगा आपको? द्रव्यमान संख्या मिलेगी, द्रव्यमान नहीं मिलेगा। तब आप किसी परमाणु को अगर आप सूचित करोगे, मान लो वो परमाणु एटम X है, तो यहां पर जो चीजें लिखाएगी वो है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, और यहां पर जो लिखोगे वो है उसका द्रव्यमान ना होकर के क्या बन जाएगा? द्रव्यमान संख्या। या फिर और इसको लिखने का और भी तरीका है, x कौन हो गया? कोई भी एलिमेंट हो सकता है जिसके परमाणु कोई भी हो सकता। यहां पर क्या होगा? z से सूचित करते हैं ना परमाणु संख्या को। यहां पर हो जाएगा a का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। तो आप ऐसा लिख सकते हो, या तो एटम को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अब जैसे हम लिख रहे हैं किसको, कोई भी एक ऐसा हो ना, क्लोरीन लिख रहे थे, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या z कितना है? 17, और द्रव्यमान संख्या कितना है? 35। तो यहां लिख दिया 35। या फिर आप इसको ऐसा लिखो, यहां पर क्लोरीन लिखो, x जो हो गया वो क्लोरीन हो गया, यानी ये हो गए क्लोरीन तत्व के परमाणु, क्लोरीन का एटम हो गया, जिसकी परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या कितनी है? 35। अब द्रव्यमान संख्या 35 का मतलब क्या हो गया कि 35 को आप मल्टीप्लाई करो कितना से? 1.67 गुने 10 की घात -24 से, तो इससे आपको मिलेगा इसका द्रव्यमान। द्रव्यमान। और नहीं एकदम एग्जैक्ट निकालना चाहते हो कि दशमलव का भी गड़बड़ ना हो, तो फिर प्रोटॉन का पता करो, कितने प्रोटॉन होंगे? 17। बाबू इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 17। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो उदासीन है तो 17, तो 17 प्रोटॉन का हो तो 17 गुने 1.67, इसका अगर आप निकालोगे, एक मिनट देखो, अगर हमको इसका निकालना है, सिर्फ इसी पे विचार करते हैं, सिर्फ इसका, तो इसको कैसे निकालोगे? 17 प्रोटॉन है इसके पास, तो 17 गुने 1.67 गुने 10 पर पावर -24 ग्राम, प्लस 17 इलेक्ट्रॉन भी इसके पास होंगे, तो वो हो जाएगा 17 गुने क्या था? 9.1 इंटू 10 पर पावर -31, सॉरी -28 था ना, माइनस का 28 ग्राम, प्लस न्यूट्रॉन कितने? तो सर अभी अभी आप फॉर्मूला बताए कि A बराबर होता है क्या? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन अगर आप निकालोगे तो A में आपको प्रोटॉन की संख्या घटानी पड़ेगी, तो यानी न्यूट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू A माइनस प्रोटॉन की संख्या, यही करना पड़ेगा ना। तो यहां पर आ जाइए, जो भी रिजल्ट आएगा, यानी 35 में 17 घटा दो, कितने हो गए? 18। 18 गुने 1.6, सॉरी हाँ ठीक, तो 1.67 इंटू 10 पे पावर -24 ग्राम। इस कैलकुलेशन के बाद आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बाबू? द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान ना, क्या मिलेगा आपको? परमाणु द्रव्यमान। परिभाषा देखो परमाणु द्रव्यमान का क्या था? किसी तत्व के परमाणु में मौजूद कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसका द्रव्यमान, प्लस प्रोटॉनों की कुल संख्या, उसका द्रव्यमान, क्योंकि एक प्रोटॉन निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक न्यूट्रॉन निकालोगे, सभी का अपना अपना द्रव्यमान वैल्यू है ना। सभी को निकालकर जब तुम जोड़ दोगे सभी के द्रव्यमानों को, तो आपको मिलेगा परमाणु द्रव्यमान। और जब सिर्फ ऐसे पता करोगे कि इसके पास कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, नाभिक में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद हैं, संख्यात्मक रूप से देखोगे तो आपको यह मिलेगा, A बराबर प्रोटॉनों की संख्या
प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। लिखो, पहले हम लिखवाते हैं। लिखोगे किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व के परमाणु, किसी तत्व के परमाणु में मौजूद, किसी तत्व के परमाणु में मौजूद उसके नाभिकों, उसके नाभिकों, हाँ, उसके नाभिकों में उपस्थित, उसके नाभिकों में उपस्थित, नाभिक में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, प्रोटॉनों की कुल संख्या की कुल संख्या और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग, का योग, न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है, का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। आगे लिखिए, ये वाला लाइन डब्बा में, A बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसको डब्बा में लॉक करो। तो बाबू अब इस हिसाब से ये मैथमेटिकली हो गया। अगर आपको कोई बोलेगा कि बताओ n बराबर क्या होगा, तुम बोलोगे सर n बराबर होगा a माइनस, नहीं होगा। बताओ p बराबर क्या होगा, क्या लिखोगे? a माइनस n। a किसको बता रहा है बाबू? संख्यात्मक रूप से तुम निकालते रहो, जितने प्रोटॉन हैं, जितने न्यूट्रॉन है, सब निकल सकता है तुम्हारे पास। अभी सवाल हो इन तीनों से तो कर लो, पहले थोड़ा सा भी संदेह हो सवाल कर लो ताकि हम आगे बढ़ सके बाबू। सवाल रहे तो कर लीजिए। प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? क्वेश्चन मार्क। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? हाँ, उदासीन होने का मतलब क्या है बाबू? हाँ, प्लस और हाँ, कोई आकर्षण नहीं रखते, ना तो प्लस के प्रति और ना ही माइनस के प्रति। और इसके पीछे का कारण तो तुम लोग जानते करते हो, क्योंकि इनमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। कोई भी परमाणु जो आइसोलेटेड है, जो विलगित है, जो अलग थलग पड़ा हुआ है, जो आवेशहीन है, मतलब उसमें प्लस वाले की संख्या और माइनस वाले की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। और ऐसे एटम, उदाहरण के तौर पर हम फिर से वही हाइड्रोजन को रख लें, तो हाइड्रोजन का ये हो गया न्यूक्लियस, जिसके पास कितने प्रोटॉन होंगे? एक। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास? एक। अब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन अब प्लस एक इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये आवेश देखो बाबू, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? -24 सुन लिया? नहीं, कोई -24 भी बोला है? कौन है भाई? हम सुन लिया, हम यही सब हम ध्यान लगाए रहते, यही था ना। देखो, हम बोले ना, बाकी सब खाली मुंह चलाता ऐसे कर देता है, और एगो इसी बीच में एगो निकल गया -24। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान देखो बाबू, टोटल द्रव्यमान इसका, सॉरी आवेश, इस पर प्रोटॉन का कितना आवेश लगेगा, यानी प्लस आवेश कितना है? 1 गुने इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, प्लस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। 1 गुने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। लेकिन मालूम है कि इनका माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन वाला, अब प्रोटॉन वाला किस में होता है बाबू? प्लस में। तो इसका रिजल्ट आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इनके बारे में आएगा रिजल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। एक से गुना कर रहे हैं ना। अब दोनों का परिमाण यानी वैल्यू, परिमाण का मतलब वैल्यू, दोनों का परिमाण जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू, वो तो बराबर है, देख लो, लेकिन चिन्ह देख लो। आवेश क्या है इस पर? 0।
और शून्य आवेश होने का मतलब क्या, उस पर कोई आवेश नहीं है। आवेश है, परिमाण बिल्कुल है, आवेश है, लेकिन क्या है, बराबर है। नहीं आवेश है मतलब कोई प्रोटोने नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉने नहीं है, तो कैसा एटम रचना है भाई? समझ में आ रही है बात? तो आवेशहीन हो सकता है कि आपको टीचर थोड़ा ब्लफ देने के लिए ऐसा सवाल पूछे कि आवेशहीन का क्या मतलब है, तो जवाब देना है सर आवेशहीन का मतलब यह होता है कि उस तत्व के परमाणु यानी एटम पर प्रोटोनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों क्या है, बराबर है। क्लास 12th में जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का जो चैप्टर आपका पहला चैप्टर है, वहां सबसे पहला बात यही सब है। सबसे पहला बात कि आवेशहीन का क्या मतलब है, तो वो तो आप 11 से सीख के जाएंगे ना। आवेशहीन का क्या मतलब होता है सर? आवेशहीन का मतलब यह है कि उस तत्व के परमाणु में, तत्व की रचना किससे हुई है, परमाणु से, तो ऐसे बोलते हैं उस तत्व के परमाणु में प्रोटोनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों समान है। एक का भी आगे पीछे कर देंगे ना, आगे पीछे करने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्रोटॉन एक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जीरो। तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्लस हो जाता है। कुछ समझ में आया क्या बोले? नहीं आया? आया समझ में अभी हम क्या बोले? कौन बोले हाँ? क्या मतलब हुआ बाबू? हाँ हाँ, सोडियम कैसे लिखे, देखो यहाँ देखो, सोडियम कितना है, 11 और यही है ना सोडियम, 11 23। 23 क्या है इसका द्रव्यमान संख्या, और ये क्या है इसका परमाणु संख्या। गुड। नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? सही है ना। न्यूट्रॉन कितने होंगे? देख ले बाबू, 23 है द्रव्यमान संख्या, उसमें से प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिए, कितना आ गया 12। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? तब ने नाभिक में दोनों कणों को जोड़ते हो तो टोटल मास पता चल जाता है, कितना द्रव्यमान संख्या है 23। आ रहा बात समझ में? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं सोडियम में? 2, अभी थोड़े पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे बाबू। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी कक्षा में कितने रहते हैं? 1। लो भाई 1 बन गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11 इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन कितने हैं बाबू? 11 प्रोटॉन हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों का आवेश तो बराबर होता है, बस ऋणात्मक और धनात्मक होता है, आवेश तो दोनों का बराबर होता है, इसलिए इसका टोटल रिजल्ट क्या आ जाता है 0। और हम बोलते हैं कि देखिए सोडियम पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं दिख रहा। बस ठीक। क्या इसके पास प्रोटॉन है? हाँ है। क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है? हाँ है, लेकिन संख्यात्मक रूप से दोनों क्या है, बराबर। अब इसको प्लस कर देते हैं। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? अब 10। प्रोटॉन कितने हो गए? 11। तो अब प्लस वाली की संख्या बढ़ जाती है। कितने से बढ़ गई? इसलिए इस पर एक प्लस लग जाता है। इलेक्ट्रॉन के निकलने पर परमाणु धनावेशित हो जाता है। कैसे? देखो ना, गिनती करो अपने से। 11 प्लस 11 माइनस, अब 11 माइनस से एगो माइनस निकल गया तो 10 एगो ना माइनस बचा, तो 11 में से 10 गया तो कितना मिलेगा? 1। तो 1 प्लस मिला ना, प्लस में मिल रहा है ना, तो परमाणु तुम्हारा धनावेशित हो गया। एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से मान लो बुला ले, बुला नहीं सकता बट बुला ले, रख ले अपने पास बुला के, तो 12 गो हो गए इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने रह गए? 11 ही रह गए। तो कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा। यानी परमाणु अपने मन से प्लस माइनस नहीं ऐसा। अच्छा कितना खराब बात है, तथ्य ऐसे याद रखो, किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो परमाणु धनावेशित हो जाता है। बस ऐसे रटना है कि समझना है उसको, तुम समझ के देखो भाई। किसी भी तत्व का कोई अगर उदासीन है, जैसा भी हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, उदासीन में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की संख्या एक घट जाएगी प्रोटॉन की तुलना में, और इसलिए प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगी उतना प्लस होगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 से बढ़ जाएगा ये, तो इसलिए इसके ऊपर में 2 गो प्लस लग जाएगा। 3 निकल गए, 3 प्लस हो गया, इससे ज्यादा नहीं निकलते। चौथा वाला जब हो जाएगा तो साझेदारी होता है। 5वां 6ठा 7वां जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को मांग रहा होता है। 8वां जो होता है शांत से बैठता है। इसी चैप्टर का जो सेकंड फेज पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वहां इस पर चर्चा करेंगे। लिखिए, परमाणु उदासीन क्यों होते? लिखोगे, वस्तुतः 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 परमाणु उदासीन ही होते हैं। वस्तुतः परमाणु उदासीन ही होते हैं क्योंकि क्योंकि क्योंकि
क्योंकि इनमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या, इनमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इनमें मौजूद प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए हम हाइड्रोजन के परमाणु, उदाहरण के लिए हम हाइड्रोजन के परमाणु पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम हाइड्रोजन के परमाणु पर विचार कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। आगे लिखिएगा पूर्ण विराम देने के बाद, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 1 है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 1 है, और द्रव्यमान संख्या 1 है, और द्रव्यमान संख्या 1 है। पूर्ण विराम बाबू। इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी, भी 1 होगी, तथा 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 न्यूट्रॉन अनुपस्थित होंगे, तथा न्यूट्रॉन अनुपस्थित होंगे, अनुपस्थित होंगे। ये वाला फोटो बनाओगे बाबू, ये वाला। क्यों न्यूट्रॉन अनुपस्थित बोला गया बाबू? न्यूट्रॉन अनुपस्थित क्यों बोला गया? हाँ, इसी से पता चला। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1 है यहां, और न्यूट्रॉन हमको अगर नहीं भी मालूम हो तब भी हमको पता चल रहा है कि द्रव्यमान कितना निकल कर आ रहा है इसका? 1। तो द्रव्यमान 1 निकल कर आ रहा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन जरूर 0 रहा होगा। तो इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होते। चलिए इसको बनाओ, इला बनाओ फोटो। केवल 1 प्रोटॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन। हो गया बाबू। और उसके बाद ये वाला लाइन, इसलिए देखो ये वाला लाइन बाबू, इसलिए 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 0। 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 0। और समझने के लिए एक्सपेंड करना है तो तुम कर सकते हो बाबू।
ठीक है, इस सब पर होगा भाई, हाइड्रोजन पे नहीं, तुम ऑक्सीजन पे भी देख सकते हो। ऑक्सीजन का कितना होता है बाबू, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, संख्या 16। अगर हम बोले कि ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या बताओ कितनी होगी, तुम बोलोगे सर द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो कितना आ गया, 8। सही कह रहे हैं क्या? खैर हमको उससे मतलब नहीं है, इसकी उदासीनता को देखते हैं, कैसे ये उदासीन है। सर इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, देखो 8 प्रोटॉन है प्लस, तो जाहिर सी बात है क्योंकि ये उदासीन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर? अब गुना उना करने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो लॉजिक जानते हो ना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का परिमाण तो बराबर ही होता है। तो 8 को चाहे 2 से गुना करो या इस वाले 8 को 2 से गुना करो, वैल्यू तो आपको वही मिलेगा। बस अंतर ये है कि ये वाला रिजल्ट किस में आएगा बाबू, प्लस में, और ये वाला रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। तो जाहिर सी बात है ये हट जाएगा और रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 0। और 0 किसको दर्शाता है, उदासीन होना। ठीक है, बात समझने के लिए लिखने की जरूरत है क्या इसको? नहीं जरूरत है तो फिर रहने दो, फिर लिखने की जरूरत नहीं है तो।